Hi everyone, welcome back to my channel. This is Priyanka. I hope you guys are doing good. आज हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने वाले हैं ऑन द टॉपिक फ्रॉम अकाउंट्स, जो कि है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल। ये जो टॉपिक है ये फर्स्ट चैप्टर होता है आपके 11th स्टैंडर्ड में। ना सिर्फ 11th स्टैंडर्ड में बट जब हम आगे भी जाते हैं और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं तो जब भी उसमें अकाउंट्स टॉपिक होता है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये कोर होता है। कहीं ना कहीं हम जब अकाउंट्स को शुरू करते हैं तो वो क्यों करते हैं, वो यही टॉपिक्स बताते हैं, यही कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस और प्रिंसिपल्स हमें बताते हैं कि हम अकाउंटिंग करते क्यों है। राइट। सो बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशंस है और बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एग्जाम्पल्स के थ्रू आप इन्हें समझो। ठीक है। बट शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, चलो। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाफ ऑफ द, देखो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, आप भी पढ़ना, चाहिए तो पॉज कर लेना और कोशिश करना कि आप खुद थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करके इसे आंसर करने की कोशिश करना। इससे आपको ये समझ में आएगा कि आप कहाँ गलत जा रहे हो। ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। हाफ ऑफ द बिल्डिंग इज़ यूज्ड फॉर बिजनेस ऑफिस एंड अदर हाफ ऑफ द बिल्डिंग इज़ यूज्ड फॉर द रेसिडेंस ऑफ द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर। If the total rent of the building is 50,000, then only 25,000 will deducted as drawings from proprietor's capital. क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बिल्डिंग है, इसमें का जो हाफ पोर्शन है वो बिजनेस के लिए यूज़ किया जा रहा है और हाफ जो है वो ओनर अपने खुद के रेसिडेंशियल के लिए यूज़ कर रहा है। और इसका जो टोटल रेंट है वो है 50,000। इसमें से हम सिर्फ 25,000 जो है वो कंसिडर करने वाले हैं अपने बिजनेस कैपिटल में। ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये, और ऐसा अगर बोल रहे हैं तो ये नीचे दिए हुए कौन से कॉन्सेप्ट को रिलेट करता है ये एग्जाम्पल। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी का मतलब होता है कि जो आपका बिजनेस यूनिट है और जो उसका ओनर है वो दोनों अलग होते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब बिजनेस एक्सपेंसेस होंगे सिर्फ उन्हीं को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा, और जो ओनर के पर्सनल एक्सपेंसेस होंगे, जैसे अगर वो बिल्डिंग में रह भी रहा है तो वो उसका पर्सनल एक्सपेंस हो गया, वो बिजनेस में इंक्लूड नहीं होगा। दैट इज़ व्हाट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट सेज। सी आंसर इज बी। एक बार इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं बिजनेस एंटिटी का। द ओनर ऑफ द बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द बिजनेस यूनिट। जो ओनर होता है ना वो अपने बिजनेस यूनिट से अलग होता है, यानी ओनर अगर मर जाएगा तो उसका बिजनेस जो है वो बंद नहीं होगा। यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि ये अलग है और उसका बिजनेस यूनिट अलग है। लेकिन जब हम बात करेंगे सोल ट्रेड की, ठीक है, जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न्स होते हैं, जो सोल प्रोप्राइटर्स होते हैं, सोल प्रोप्राइटर मतलब जो एक अकेला आदमी होता है जो बिज़नेस चलाता है। अब आपके घर के आसपास छोटे मोटे बिजनेस होंगे, जैसे किराना वाला हो गया या कोई भी कपड़े बेचने वाला हो गया, वो उसका बिजनेस है, राइट, और वो अकेला उस बिजनेस में काम करता है। तो ये बिजनेस एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट उस पर लागू नहीं होगा, ये बड़े बड़े कंपनीज पे लागू होता है बिजनेस एंटिटी वाला। बिजनेस एंटिटी डज नॉट इंक्लूड सोल प्रोप्राइटर और सोल ट्रेडिंग कंसर्न। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, ये जो बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट है, ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। ये बोलता है कि सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड, मतलब अगर तुमने बिजनेस के लिए मशीनरी खरीदी है, ठीक है, तो वो रिकॉर्ड की जाएगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। और अगर तुमने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा है तो वो रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन अगर फर्नीचर तुमने अपने घर के लिए खरीदा है, अपने घर में यूज़ कर रहे हो उसे, तो उसे बिजनेस के अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ये होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। और एंड में भी ये लिखा है एंड पर्सनल ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड, कि भाई साहब पर्सनल वाले जो होते हैं वो रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट, a company produces cosmetic products for which it has bought a fixed asset like machineries, furnitures, and some equipments for the manufacturing process. What type of concept does this example implies? आपको एक एग्जाम्पल दिया है, आपको पहचानना कि ये एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल क्या है, बोल रहे कि एक बिजनेस, इमेजिन करो कि तुम ही हो और तुमने एक बिजनेस शुरू किया है
और वो जो बिज़नेस है तुम्हारा कॉस्मेटिक का, उसको बनाने के लिए तुमने खरीदे कुछ मशीनरीज, कुछ फर्नीचर, कुछ इक्विपमेंट्स, और इनके हेल्प से तुम मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस करोगे। अब इसमें मैं एक वर्ड हाईलाइट कर देती हूँ, फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, ये वर्ड को बहुत अच्छे से याद रखना, जब मैं इसको डिफाइन करूँगी उसे मैं आपको फिर से समझाऊंगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अब के लिए हम इसको समझते हैं कि ये है क्या। तो कहता है कि एक कंपनी है जिसने एक बिज़नेस शुरू किया है, उस बिज़नेस के लिए कुछ फिक्स्ड एसेट्स खरीदे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम कुछ बिज़नेस स्टार्ट करते हो, क्या तुम इसे इंटेंशन से करते हो कि ओके मैं 5 दिन बिज़नेस को चलाऊंगा और फिर मैं बंद कर दूंगा? नहीं, राइट। हम क्या सोचते हैं कि मैं बिज़नेस शुरू करूंगा और मैं बहुत टाइम तक उसे चलाते रहूँगा। आप कभी ऐसा सोचते हो क्या कि अभी बस कुछ दिन, 6 महीने चलाऊंगा फिर बंद कर दूंगा? नहीं। तो बिज़नेस हमेशा गोइंग कंसर्न होता है। इसका ये मतलब है कि हम इसे कंसिडर करते हैं कि वो हमेशा फंक्शन करता रहेगा और कोई ऐसा डेफिनेट टाइम पीरियड नहीं है कि तब तक ही चलाएंगे। बस गोइंग कंसर्न है, मतलब चलता रहेगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी, गोइंग कंसर्न। लेट्स अंडरस्टैंड कि गोइंग कंसर्न क्या है। अ कॉमन एग्जाम्पल कैन बी गिवन फॉर अकाउंटिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट परचेज। हम कभी भी फिक्स्ड एसेट्स जो होते हैं जब हम खरीदते हैं, अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम इतने महंगे महंगे एसेट्स खरीद रहे हो और तुमने बिजनेस बंद कर दिया 6 महीने के बाद, तो तुम्हारा नुकसान नहीं होगा? होगा ना, जाहिर सी बात है। तो हम फिक्स्ड एसेट तभी खरीदते हैं जब हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलने वाला हो, और वो समय हमें भी नहीं पता। बस हमें इतना पता है कि हमने शुरू किया और वो ज़िंदगी भर चलता रहेगा। इस इंटेंशन से ही हम बिज़नेस को शुरू करते हैं। When an asset is purchased, the organization plans to use it and reap benefits for more than a year. मतलब ऑफ कोर्स हम क्या सोचते हैं कि अभी मैंने एसेट खरीदा है तो मैं 1 साल से ज़्यादा ही उसका फ़ायदा उठाऊंगा ना। ये थोड़ी है कि 6 महीने में खरीदा, यूज़ किया, ख़त्म, 6 महीने के बाद मैं यूज़ ही नहीं करूँगी। ऐसा कुछ है क्या? नहीं। However, the expenditure for the same is to be incurred in the year of purchase. अब आप कोई एसेट लेके आ रहे हो, आप गए दुकान में, आपने कहा कि भैया मुझे एक मशीन चाहिए मेरे कंपनी के लिए। तो आप उसको बोलोगे क्या कि मैं तुमको पैसे ना हर साल दूंगा क्योंकि मैं इसको हर साल यूज़ करने वाला हूँ ना, तो उस हिसाब से दूंगा? ऐसा कुछ होता है? नहीं। आप क्या वो करोगे, आप जाओगे, आप बोलोगे मुझे मशीनरी चाहिए, दुकान वाला बोलेगा हाँ लाओ मुझे मेरा पैसा, फिर आप पैसे दोगे और उसको लेके आओगे। यानी जो एक्सपेंडिचर है वो आप उसी साल करोगे, लेकिन उसका फ़ायदा आप हर साल लोगे आने वाले टाइम में। ये है डेफिनेशन फिक्स एसेट का, कि फिक्स एसेट जो है वो आप खरीदते हो जिस साल में, उसी साल में उसके ऊपर पूरा एक्सपेंडिचर कर देते हो, लेकिन उसके बेनिफिट्स आप 1 साल से ज़्यादा भी लेते रहते हो। XYZ लिमिटेड मैन्युफैक्चर, ये एग्जाम्पल है। XYZ लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ स्पेशल केमिकल। एक केमिकल है वो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। ये जो कंपनी है XYZ, ये एक केमिकल मैन्युफैक्चर करते हैं, दैट इट देन मार्केट्स एंड सेल, फिर जो मार्केट में वो लोग बेच देते हैं। सडनली द US गवर्नमेंट इम्पोजेस अ बैन ऑन मैन्युफैक्चर, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट एंड सेल ऑफ दिस स्पेशल केमिकल इन द कंट्री। अब ये क्या बोल रहा है कि ऑल ऑफ अ सडन US गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये जो तुम स्पेशल केमिकल बना रहे हो ना, हम इसके ऊपर बैन ला रहे हैं। ना तुम इसको बनाओगे, ना तुम इसको इम्पोर्ट करोगे, ना तुम इसको एक्सपोर्ट करोगे, और ना ही तुम इसको बेचोगे। अब मुझे बताओ, क्या ये गोइंग कंसर्न रह गया? जब बैन लग चुका है, जब बिजनेस बंद होने वाला है, तो क्या ये एक गोइंग कंसर्न है? तो इसका जवाब है कि नहीं, ये एक गोइंग कंसर्न नहीं है। अब बैन लग चुका है यानी अब बिजनेस बंद होने वाला है। जो भी बिजनेस 1 साल से ज़्यादा चलने वाला है उसे बोलते हैं गोइंग कंसर्न, और जो बिजनेस ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा उसे गोइंग कंसर्न नहीं कहते। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एग्जीबिशन में गए, क्या वो एग्जीबिशन साल भर रहता है? नहीं, वो सिर्फ 1 दिन के लिए होता है, 2 दिन के लिए होता है, 3 दिन के लिए होता है। वो गोइंग कंसर्न नहीं होता है। हाँ, लेकिन वो एग्जीबिशन में जो बिजनेस वाले लोग आए रहते हैं अपना सामान बेचने के लिए, उनका बिजनेस गोइंग कंसर्न होता है, राइट? आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है। If this chemical is the only product that XYZ Limited creates, then the company will no longer be a going concern. मतलब अगर XYZ कंपनी सिर्फ और सिर्फ इसी केमिकल को बनाती है और वो उसका कोई दूसरा बिजनेस नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब XYZ फंक्शन नहीं करेगी और वो कोई भी गोइंग कंसर्न नहीं रहा, मतलब वो अब बंद हो जाएगी। नेक्स्ट, Mr. Tushar is a businessman and he purchased a land for rupees 10 lakhs
machinery for rupees 5 lakhs and furniture for rupees 50,000. He is very excited to start his business. What according to you will be recorded in the books of accounts? ये क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्टर तुषार एक बिजनेसमैन है, उन्होंने बिजनेस शुरू किया है, उस बिजनेस के लिए वो लेके आए लैंड जिसकी कीमत दे रखी है 10 लाख। फिर वो एक मशीनरी ले आए, कितने रुपए की? 5 लाख की। फिर फर्नीचर भी खरीद लिया उन्होंने 50,000 का, और वो बहुत एक्साइटेड है अपने बिजनेस को लेके। अब ये 4-5 चीज़ें इन्होंने यहाँ पे मेंशन किए और ये पूछ रहे हैं हमसे कि इनमें से हम कौन सा बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। क्या हम लैंड, एक्साइटमेंट, फर्नीचर करेंगे, लैंड, मशीनरी, फर्नीचर करेंगे, ओनली लैंड एंड मशीनरी करेंगे, या एक्साइटमेंट, मशीनरी एंड फर्नीचर करेंगे? थोड़ा सा सोचना, कॉमन सेंस से भी ये आंसर निकल जाएगा। जस्ट थिंक कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जानी चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज बी। ये कॉन्सेप्ट कौन सा है? इसे कहते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इस डेफिनेशन से ये समझ में आ रहा है कि हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे जिनकी मॉनेटरी वैल्यू है। मॉनेटरी यानी पैसों में जिन्हें तोला जा सकता है। ही इज़ वेरी एक्साइटेड। अब ये एक्साइटमेंट एक इमोशन है। क्या हम इमोशन को मॉनेटरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर क्या हम कैसे, मतलब लिखेंगे कैसे कि एक्साइटमेंट इज इक्वल टू 5,000, ऐसे लिखेंगे हम अकाउंट्स में? नहीं। जिस चीज़ को पैसों में तोला नहीं जाता हम उसे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो बुक्स में सिर्फ वही चीज़ें अकाउंटेंट रिकॉर्ड करेगा जो जिसकी मॉनेटरी वैल्यू है। जैसे लैंड 10 लाख, मशीनरी 5 लाख, फर्नीचर 50,000। तो ये होता है। और तीसरा कॉन्सेप्ट है ये कौन सा? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। यानी हम अकाउंट्स में सिर्फ वही रिकॉर्ड करेंगे जिनको मनी में हम लोग तोल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मिस्टर ए इज़ फीलिंग वेरी इमोशनल एज हिज बिजनेस इज नॉट फंक्शनिंग वेल। विल दिस बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट? क्या मिस्टर ए का इमोशनल होना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जाएगा? इसका आंसर आप खुद करना। वर्कर्स ऑफ कंपनी ABC आर ऑन स्ट्राइक। अब ये क्वेश्चन भी अच्छा है। कहता है कि जो एक कंपनी है उसके जो वर्कर्स है, ठीक है, वो स्ट्राइक पर चले गए हैं। तो क्या ये जो स्ट्राइक वाला टर्म है, क्या ये बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा? मैं चाहती हूँ कि इसको भी आप ही आंसर करें और मैं आपको, ठीक है, अभी आपने आंसर देख लिया है बट ठीक है, मैं आपको डेफिनेशन समझाती हूँ। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, दिस कॉन्सेप्ट इम्प्लाइज दैट ओनली दोज ट्रांजैक्शन which can be expressed in terms of money are recorded in the books of accounts. मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बोलता है कि देखो, जिस चीज़ को पैसों में तोल सकते हो उसे ही रिकॉर्ड करो। हंसना, रोना, एक्साइट हो जाना या फिर स्ट्राइक पे चले जाना, ऐसी फालतू की चीज़ों को इस बुक उसमें रिकॉर्ड मत करो, क्योंकि उसको हम पैसों में तोल नहीं सकते। कैसे लिखेंगे भाई? स्ट्राइक पे चले गए, कितने 10,000 की स्ट्राइक हो गई, ऐसे लिखेंगे? या फिर ऐसे लिखेंगे कि हम आज 9,000 के खुश हुए हैं? नहीं, ये चीज़ों को पैसों में तोला नहीं जाता। तो उस हिसाब से ऐसी चीज़ें जो पैसों में तोली नहीं जाती वो रिकॉर्ड नहीं होंगी। ट्रांजैक्शन विच डू नॉट इन्वॉल्व मनी विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फॉर एग्जाम्पल, वर्किंग कंडीशन इन द वर्क प्लेस, स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज़, एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कितना एफिशिएंटली यानी कितने अच्छे से काम कर रहा है, ये भी आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, एक्सेट्रा विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स एज दे कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। क्या हम इसे पैसों में कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं इन चीज़ों को? नहीं कर सकते। तो रिकॉर्ड करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। आई होप ये तीसरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। नेक्स्ट, बिल्डिंग इज परचेज फॉर रुपीज़ 80,000। 80,000 बोल रहे, 8 लाख बोल रहे कि बिल्डिंग खरीदी है 8 लाख की, एंड सेम कॉस्ट हैज़ बिन रिकॉर्डेड इन द बुक्स। हमने बुक्स में लिख दिया कि हमने एक बिल्डिंग खरीदी है 8 लाख की, हो गया रिकॉर्डिंग। इन केस द मार्केट वैल्यू गोज टू रुपीज़ 5 लाख और 7 लाख, इट विल नॉट बी कंसिडर। कह रहे हैं कि हमने 8 लाख की बिल्डिंग खरीदी, उसे हमने रिकॉर्ड कर दिया है कि हाँ हमने इतने रुपए में खरीद ली है। अब अगर मार्केट वैल्यू यानी अब मार्केट में इस बिल्डिंग का रेट 7 लाख या 5 लाख हो गया, हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे। हमने ऑलरेडी खरीद ली है, अब हम इसका रेट बदल भी जाएगा तो हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे। ये क्या एग्जाम्पल है? क्या लगता है आपको ये कौन सा कॉन्सेप्ट को इम्प्लाई कर रहा है? क्या ये गोइंग कंसर्न वाला कॉन्सेप्ट है, बिजनेस एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट है,
कॉस्ट कॉन्सेप्ट है या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कि ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट है यानी जिस कॉस्ट पे हमने बिल्डिंग को यानी एसेट को खरीदा था उसी कॉस्ट पे हम उसे अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद मार्केट वैल्यू कोई भी चेंज हो, हम उस मार्केट वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे। हमने कौन से कॉस्ट पे खरीदा था उसे बोलते हैं एक्विजिशन कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट? एक्विजिशन कॉस्ट। और इसी कॉस्ट पे हम रिकॉर्ड करेंगे। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जिस कॉस्ट पे खरीदा गया था, दैट इज द एक्विजिशन कॉस्ट। अब इसको कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोल लो, हिस्टोरिकल कॉस्ट बोल लो या एक्विजिशन कॉस्ट, यानी जिस कॉस्ट पे खरीदा गया था, जिस कॉस्ट पे उस एसेट को अक्वायर किया गया था, वो होता है एक्विजिशन कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी द बेस फॉर ऑल फर्दर अकाउंटिंग। ये जो कॉस्ट होता है ना, 8 लाख की जो बिल्डिंग हमने खरीदी थी, वो कॉस्ट जो है वो बेस बन जाता है आगे की अकाउंटिंग के लिए। इसीलिए हम उस अमाउंट को बार बार चेंज नहीं करेंगे कि हाँ मैंने तो खरीदी 8 लाख पे, लेकिन अब मार्केट वैल्यू 5 लाख हो गई है, चलो हम भी बदल देते हैं। नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी आगे की जो अकाउंटिंग है वो बिगड़ती चली जाएगी, और वो ऐसा ना हो इसीलिए हम उस कॉस्ट को हम बेस बनाते हैं और उसके ऊपर आगे अकाउंटिंग करते हैं। इट डज़ नॉट मीन दैट द एसेट विल ऑलवेज बी शोन एट कॉस्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा कॉस्ट पे ही दिखाई जाएगी। It is recorded at cost at the time of its purchase, but is systematically reduced in its book value by charging depreciation. Depreciation का कॉन्सेप्ट अगर आता है तो एकदम क्लिक हो गया होगा कि हम क्या करते हैं। हम जब एसेट खरीदते हैं तब हम उसे फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड कर देते हैं कि हमने इस अमाउंट पे खरीदी थी, और फिर ऐसा नहीं है कि हम उसको उसी अमाउंट पे रखेंगे, हम एवरी ईयर उसके ऊपर डिप्रीसिएशन चार्ज करके उस अमाउंट को रिड्यूस करते जाएंगे। तो वो सिस्टमेटिकली होगा, ऐसे नहीं कि एट अ गो, मतलब एक साथ हाँ मार्केट वैल्यू चेंज हो गई तो हम भी चेंज करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। सिस्टमेटिकली उसमें से हम डिप्रीसिएशन रिड्यूस करते रहेंगे और उसकी वैल्यू जो है उस हिसाब से चेंज होती रहेगी। ये होता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। A company adopts WDV method for charging depreciation on fixed asset from the beginning till the end of estimated life of asset. From the beginning till the end of the estimated life of asset. This is example of which concept? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कंपनी है जो अपने फिक्स्ड एसेट्स पे एक डेप्रिसिएशन का मेथड यूज़ करती है। अब डेप्रिसिएशन के और भी मेथड होते हैं, जैसे SLM मेथड होता है यानी स्ट्रेट लाइन मेथड, और ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है। तो अगर कंपनी इस मेथड को चूज़ कर लेती है तो वो डिसाइड करती है कि जब तक इस एसेट की लाइफ है तब तक हम सिर्फ यही मेथड को फॉलो करेंगे। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ऐसा क्यों हम लोग करते हैं? क्या लगता है आपको इसको ऑप्शंस को देख के? क्या वो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, डेप्रीसिएशन कॉन्सेप्ट है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा कि क्या होता है कि एक बार जो कॉस्ट ले ली हम उसी को रखते हैं, यानी हिस्टोरिकल कॉस्ट। क्या डेप्रीसिएशन कॉन्सेप्ट कोई होता है? नहीं। इसे देखकर आपने झट से बोल दिया होगा कि हाँ आंसर बी है, लेकिन आंसर बी नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। गोइंग कंसर्न है, अभी हमने गोइंग कंसर्न पढ़ा था। क्या आपको लगता है कि ये गोइंग कंसर्न से रिलेट कर रहा है? या फिर आखिरी वाला ऑप्शन है कंसिस्टेंसी। इन चारों में से मैंने तो बोल दिया बी वाला नहीं है, तो अब कौन सा है? सो द करेक्ट आंसर इज कंसिस्टेंसी। अगर कॉमन सेंस भी यूज़ करोगे ना तो ये जो मैंने मार्क किया है ना, ये वाली लाइन, इससे पता चल जाता कि वो कंसिस्टेंसी की बात हो रही है। क्यों कंसिस्टेंसी की बात हो रही है? बोल रहा है कि कंपनी ने एक बार जो मेथड पकड़ लिया, कंपनी उसी मेथड को लगातार हर साल इस्तेमाल करेगी। तो ये मीनिंग क्या हो गया? कंसिस्टेंसी का ही हो गया। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बोलता है कि कंपनी ने इस तरीके का मेथड चूज़ करना चाहिए जो वो हर साल करेगी, ताकि एक ही तरीके का आउटकम आए। अगर कंपनी हर साल अपना डिप्रिसिएशन का मेथड चेंज करेगी तो उसका रिजल्ट भी अलग आएगा और फिर कंपैरिजन में प्रॉब्लम होती रहेगी। इसीलिए कंपनी को कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना चाहिए। Any policy adopted for accounting should be continuous and consistent throughout the business, and it need not be changed generally unless and until circumstances demand. अगर बहुत ही circumstances की डिमांड हो कि भाई
कुछ बहुत ही गड़बड़ हो रही है या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तभी जाके मेथड्स को चेंज करना चाहिए कंपनी ने। बेफिजूल हाँ मन किया, आज मेरा मन है एसएलएम, इस साल मेरा एसएलएम करने का मन है तो चलो एसएलएम से करते, अगले साल मेरा मन डब्ल्यूडीवी से, अगले साल डब्ल्यूडीवी से करते। ऐसा अपनी मन की नहीं चलानी है। कंपनी चला रहे हो, अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो, उस अकाउंट्स को तुम्हें कंपेयर करना होता है हर ईयर के साथ कि अच्छा पिछले साल कितना लॉस हुआ है, इस साल कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना खर्च हुआ है। ये सारी चीज़ें तभी कर पाओगे ना जब चीज़ों को कंपेयर कर पाओगे। अब जब तुम मेथड ही हर साल अलग यूज़ कर रहे हो तो तुम कंपैरिजन कैसे करोगे? तो कंपैरिजन दो सिमिलर चीज़ों के बीच में होती है, दो अलग चीज़ों के बीच में नहीं होती है, राइट। तो इस डेफिनेशन का यही कहना है कि अगर कंपनी चला रहे हो तो मेक श्योर कि बेवजह, मतलब कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, कर सकते हो चेंज, लेकिन ज़रूरत हो तो ही चेंजेस करो। However, it does not stop any improvement of new techniques, but that should be disclosed with note। मतलब अगर चाहते हो तो कर लो इम्प्रूवमेंट या फिर थोड़े से मॉडिफिकेशन, लेकिन एक नोट लिख देना नीचे कि किया है और क्यों किया है। ये होता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी यानी कंपनी ने एक ही मेथड को सालों साल फॉलो करना चाहिए ताकि अकाउंट्स कंपेयर करने में आसानी हो। मिस जी, अ प्रोप्राइटर यानी ओनर, इन्वेस्टेड ₹1 लाख इनटू द बिजनेस कर रही है वो, उसने 1 लाख रुपए अपने बिजनेस में डाल दिए। एट वन साइड बिजनेस गेट्स एसेट। अब मिस जी का बिजनेस है लेकिन उसने उस बिजनेस में 1 लाख रुपए डाल दिए। इसका मतलब बिजनेस को मिले 1 लाख रुपए, ठीक है, कैश मिला ना उस बिजनेस को, कैश इज एन एसेट। तो एक सेंटेंस बोल रहा है कि मिस जी की जो कंपनी है उसमें कैश आया है 1 लाख का। And on the other side business owes ₹1 lakh as capital to the proprietor। मतलब अभी हमें जो हमारी प्रोप्राइटर है मिस जी, उसी ने हमें इस कैपिटल को दिया है 1 लाख रुपए। दस ऑल द डेबिट इन द लेजर विल बी इक्वल टू ऑल द क्रेडिट्स। जब हम ऐसा क्वेश्चन पढ़ते हैं, जर्नल एंट्री अगर की हो तो आपको पता है, अगर हम उसकी एंट्री करते हैं कैश टू कैपिटल, यानी कैश जो है वो कंपनी में आया है और ये कैपिटल अकाउंट जो प्रोप्राइटर ने हमें इस वी ओव दिस टू आवर प्रोप्राइटर, यानी ये 1 लाख रुपए हमें हमारे प्रोप्राइटर ने दिया है। भले ही वो उसी का बिजनेस है बट हम कंसिडर करते हैं दैट प्रोप्राइटर इज द गिवर ऑफ दैट कैपिटल। तो कंपनी ओव्स दिस टू हुम, प्रोप्राइटर। तो यहाँ पे इसका मतलब दो एंट्रीज हो रही है, एक हो रही है कैश वाली एंट्री और एक हो रही है कैपिटल वाली एंट्री। कैश वाली जाती है डेबिट में और कैपिटल वाली जाती है क्रेडिट में। कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि ऑल द डेबिट इन द लेजर विल बी इक्वल टू ऑल क्रेडिट्स। बोल रहा है कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। जब हम लेजर ड्रॉ करेंगे तो डेबिट विल बी इक्वल टू क्रेडिट। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? सो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? क्या ये ड्यूअल कॉन्सेप्ट है, डिस्क्लोजर है, मैचिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट है या मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है? सो इसका करेक्ट आंसर है ड्यूअल कॉन्सेप्ट। नाम में ही लिखा है ड्यूल। ड्यूल का मतलब है दो चीज़ें, डेबिट और क्रेडिट। मतलब अकाउंटिंग हमेशा दो चीज़ों की होती है, वो है डेबिट और वो है क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट दो के बिना हो ही नहीं सकता अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज़ अ ड्यूअल कॉन्सेप्ट। मतलब दो अकाउंट्स के साथ हम जो है वो काम करने वाले हैं जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो ड्यूअल कॉन्सेप्ट है वो यही कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी ट्रांजैक्शन और इवेंट हैज़ टू एस्पेक्ट। दो एस्पेक्ट होते हैं यानी ड्यूअल इफेक्ट। द कंसेप्ट विच रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट फॉर एवरी डेबिट देर इज़ अ करस्पॉन्डिंग एंड इक्वल क्रेडिट। हर डेबिट के लिए क्रेडिट होने ही वाला है, हर डेबिट के लिए इक्वल क्रेडिट होने वाला है। ये कॉन्सेप्ट है ड्यूअल कॉन्सेप्ट। ड्यूअल कॉन्सेप्ट बोलता है कि अकाउंटिंग जब भी करोगे तब सिर्फ एक अकाउंट पे हम इफ़ेक्ट नहीं करेंगे, उसमें दो अकाउंट इफ़ेक्टेड होंगे, एक जाएगा डेबिट में, एक जाएगा क्रेडिट में। और ये रूल है, ये हमेशा होगा। कभी भी एक ही अकाउंट जो है वो यूज़ नहीं होता है अकाउंटिंग में। जब मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं जो 11th के होते हैं, उनके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, मतलब वो स्टार्टिंग में अगर आप उनको पढ़ाओ तो आपको समझ में आएगा कि उन्हें ऐसा लगता है कि या तो सिर्फ डेबिट आएगा या सिर्फ क्रेडिट आएगा। अगर आप न्यू हैं तो मैं बता दूं कि अकाउंट्स जो है वो दो चीज़ों से बनता है, डेबिट और क्रेडिट। वो सिर्फ एक इससे नहीं होता कि हाँ सिर्फ एक डेबिट कर दो बात ख़त्म, नहीं। दो अकाउंट्स जो है उन पे फ़र्क पड़ता है, डेबिट एंड क्रेडिट।
दिस इज़ द बेसिस ऑफ द एंटायर सिस्टम ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो हम जो है वो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम पे चल रहे हैं। तो उसमें डबल एंट्री यानी दो इवेंट्स, ये सॉरी एक इवेंट में दो ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं, दो अकाउंट्स होते हैं जिनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, दो कौन से अकाउंट्स पे। फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन अराइजेज दैट कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। अगर बैलेंस शीट कभी देखी हो तो ये होती है लाइबिलिटी साइड और ये होती है एसेट साइड, राइट। ये जो पूरा एसेट होता है ना, यहाँ पे इसका टोटल आ जाता है। अब यहाँ पे लाइबिलिटी में होती है कैपिटल और यहाँ पे होती है बाकी की दूसरी लाइबिलिटीज़। तो और हमेशा एक मिनट, और हमेशा लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल होता है, लेकिन इसको डेफिनेशन कैसा होता है कि कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू ये पूरा एसेट। मतलब ये सब, ये दोनों मिला के, इनको हम अलग अलग लिखते हैं, इन दोनों को मिला के एसेट की टोटल बनती है। सो कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट। ओके, सो आज मैंने 6 कॉन्सेप्ट्स करवाए हैं। वो है बिजनेस एंटिटी, गोइंग कंसर्न, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट, कंसिस्टेंसी और मनी मेजरमेंट। इन टॉपिक्स को, इन कंसेप्ट्स को अगर आपने समझा है तो आपको ये मैच द फॉलोइंग आना चाहिए। आई विल सजेस्ट कि आप इसको खुद कीजिए। मैं इसका आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ ताकि आपको चेकिंग करने में आसानी हो कि क्या आपने सही किया है या नहीं किया है। पहले आंसर मत देख लेना, पहले खुद ही सॉल्व करना बहुत आसान है अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। और नहीं तो वीडियो को फिर से एक बार देखना, मैंने बहुत डिटेल में समझाया है और मैंने बहुत बार चीज़ों को रिपीट किया ताकि दिमाग में घुस जाए, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू सॉल्व दिस 9th क्वेश्चन एंड दिस इज़ इट। इसका पार्ट 2 भी है, ऐसा नहीं कि पार्ट 1 है, क्योंकि इतने से ही नहीं है, और 6-7 कॉन्सेप्ट्स प्रिंसिपल्स है जो हमें पढ़ने हैं। तो पार्ट 2 ज़रूर देखना, ये पार्ट 1 है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।